खिले, जो चाहो तुम उड़ जाए खिले, जो चाहो तुम गुलशने लहर में सबा हो तुम उड़ जाए अपने मतलब के आशिना हो तुम गुम जाए कौन हो क्या तुम्हें लिखे, कौन हो क्या तुम्हें लिखे, आदमी हो परी हो क्या हो तुम गुम जाए जो चाहो तुम गुम जाए जो चाहो तुम गुलशने लहर में सबा हो तुम गुम जाए जो चाहो तुम सुना है अंग्रेज नवाब वाजिद अली से मिलने आए थे। क्या? हाँ, फिर तो आज साल बुरे हैं। बिन बोला अंग्रेज और तूफान कुछ ना कुछ चौपट करके ही जाते हैं। मुझे तो लगता है इन अंग्रेज को फिर किसी लड़ाई में पैसों की जरूरत पड़ी है। हाँ, ये बात हो सकती है। और फिर अंग्रेजों का मुंह बंद करने के लिए खजाने का मुंह खोल दिया जाएगा। पता नहीं नवाब साहब इन अंग्रेज से इतना डरते क्यों हैं। अरे पंजाब, बर्मा, नागपुर, सतारा, झांसी सभी पर तो कब्जा कर लिया। अब अवध पे भी नजर गड़ाए हैं। नवाब साहब के नाच गानों के कारण ही उन पे इतना बनाई है। सही कह रहे हो भाई। अरे कम से कम इन अंग्रेज के खिलाफ जंग का ऐलान ही कर दे। कसम से एक एक अंग्रेज को चुन चुन कर मारूंगा। जंग लड़ना क्या मुर्गे लड़ाना समझा है? अरे हाँ, मुर्गे से याद आया, आज तो मुर्गे का मैच है। हाँ। चलो मुर्गे लड़ाते हैं। क्या मुर्गे लड़ाएंगे, आइए। शुक्रिया। शुरू हो जाए। बादब, बामुलाइजा, होशियार, खुदाबंद, नवाबों के नवाब, लखनऊ और अवध की शान, हजरत खालिद अबुल मंसूर, नासिर अदीन बादशाह, आदिल कैसर जमान आर्धा, सुल्तान आलम, मोहम्मद वाजिद अली शाह बहादुर तशरीफ ला रहे हैं। हो गया जी, चलिए। सिताबो, सिताबो, अरे सिताबो, सिताबो जल्दी बाहर आओ। सिताबो जल्दी जल्दी। मैं बोल रही हूँ, मैं बताती। नवाब वाजिद अली शाह आ रहे हैं। वो तो एलानिया की आवाज से ही मालूम पड़ गया था। वो तो ठीक फरमाया आपने। एलानिया ने ये थोड़ी ही बताया था कि नवाब साहब गमगीन है। हाँ, गमगीन है। मैं मान ही नहीं सकती। वो तो किसी भी फिक्र से पार हो चुके हैं, वरना अंग्रेजों की इतनी नहीं बनाती। अल्लाह कसम इतने गमगीन है कि चेहरा उतरा हुआ है। सवारी से उतरते वक्त पायदान में पाँव उलझ गए, गोया कि गिरते गिरते बचे। हाँ, गिरते गिरते बचे। और उसके आगे पता है क्या हुआ? तो भी बोल दे। नहीं बोल दे। चेहरे की रंगत एकदम सिफर थी और चेहरा यूं बना रखा था जैसे कोई मर गया हो। हाय ना, मर गई मैं तो। आज नवाब साहब 20-25 गजलें और ठुमरी सुने बगैर यहाँ से जाएंगे नहीं। तुम संगतकारों से कहो कि तैयारी करें। तू भी जा तैयारी कर। या अल्लाह, मर गई मैं तो। आइए हुजूर, हमारे नसीब जाग जाते हैं जब भी आप यहाँ तशरीफ लाते हैं और इस मकान की सूरत रोशन रहती।
हाय हाय, क्या बात है उसमें? आप सब बड़े गमगीन दिख रहे हैं। मिजाज तो अच्छा है ना? अच्छा बताइए, कौन सी गजल पेशे खिदमत करूं या कोई कत्थक पेश करूं हुजूर? नहीं नहीं सिताबो, आज खुश होने का दिल नहीं चाह रहा, हमें गमगीन ही रहने दो। क्या हुआ हुजूर? क्या दुश्मनों की तबीयत खराब है? नहीं सिताबो, आज हमारी प्यारी मैना का इंतकाल हो गया। क्या चहचहाती थी, उसने भी तुम्हारी तरह ही गला पाया था। पता नहीं अचानक क्या हुआ, तेज खांसी उठी, शायद कुछ गाने की कोशिश कर रही थी कि जमीन पर लुढ़क गई। दिल का दौरा पड़ा होगा हुजूर। तुम दोनों चुप करो, जाओ अंदर आके अपना काम करो। और हाँ, अंदर जाके पान की गिलोरियां बना लेना। जाओ। ये तो बड़ा ही दर्दनाक हादसा हुआ हुजूर। इन्हीं हाथों से दफना करा रहे हैं सिताबो। ऐसा दर्द मंजर न कभी देखा और न कभी सुना है हुजूर। अच्छा, आपके दिल को बहलाने के लिए आपकी ही लिखी हुई कोई गजल सुना देती हूँ। हाँ, कोई दर्दी गजल सुना दो। पर सिताबो जान, हमने तो कभी गमगीन गजल लिखी नहीं, वो तो सभी बड़ी खुशगवार। ठीक है ना हुजूर, भले ही खुशगवार है, हम अपनी आवाज गमगीन रखेंगे। उल्फत में तेरी हमको तो रखाना कहीं का, दरिया का ना जंगल का, समा का ना जमीन का। मोहब्बत के हर पल का अमल हो गया मेरा, दुनिया पे भरोसा न था, किसे छोड़े किसे अपना ले। तकदीर ने इतने फलक पे मुझको बिठाया, मोहताज था मैं जो सितारों को छू न पाया। वाह सिताबो जान वाह। अब तो हम आपको खुश करके ही मानेंगे, एक और सुनिए। साकी की नजर, साकी का करम, साकी की नजर, साकी का करम। सौ बार हुई, सौ बार हुआ ये सारी खुदाई, ये सारा जहां। मैं ख्वार हुई, मैं ख्वार हुआ, साकी की नजर, साकी का करम। जब दोनों तरफ से आग लगी, जब दोनों तरफ से आग लगी,
हुआ साकी की नजर साकी का करम सवार हुई सवार हुआ साकी की नजर साकी का करम। वाह वाह सुभान अल्लाह, इसलिए आप पर दिलो जान से फिदा है सदाबो। शुक्रिया हुजूर। हुजूर सताबू जान, हमें इनसे कुछ जी कहिए हैदरी खां। खदा माफ हो हुजूर, आप इतना तो लुटा चुके हैं, खजाने में भी कुछ खास बचा नहीं है। जेवर बस इतने ही हैं जितने अभी आप पहने हैं। 30 पर अंग्रेज टैक्स वसूली के लिए सर पर सवार है जनाब। आप हमारे आका हैं जनाब, खता माफ हो, लेकिन हालात से रूबरू कराने की जिम्मेदारी भी तो आपने ही हमें दे रखी है। हालात बड़े बदतर है जनाब, और उस पर आप इस तरह लुटाते रहे तो खजाना खाली हो जाएगा। अगले महीने सिपाहियों को तनख्वाह ही बमुश्किल दे पाएंगे आप। माल गुजारी वगैरह नहीं आ रही है क्या? हुजूर, किसानों की फसल तो सूखे की मार से चौपट हो चुकी है। उनके पास खाने का दाना तो है नहीं, वो कर कहाँ से अदा करेंगे। किसान मालगुजारी की भारी मांग और बकाया कर्ज की अदायगी में अपनी ही जमीन से बेदखल हो चुके हैं जनाब। उनकी जमीनें अब सूदखोरों और साहूकारों के हाथ चली गई है। एक मजे की बात यह भी है कि किसानों को उपज पर दी जाने वाली रियायत अब इन सूदखोरों और साहूकारों के सीधे जेबों में जा रही है। अंग्रेजी अमल में तरह तरह के टैक्सों की भरमार हो गई है। खाने पीने की चीजों के भाव टैक्स के कारण बढ़ गए। अब रियायत की इन हालातों के बाद अंग्रेजों को उनकी मनमर्जी की दौलत देने से रहे। हमारे परदादा से लेकर अब्बा हुजूर तक सभी ने इन फिरंगियों को खुले हाथ दौलत दी। क्या फिरंगी ये बात भूल गए? वही तो मैं कह रहा हूँ हुजूर, आपके वक्त कुछ बचाया भी तो नहीं गया। सब कुछ मेलो मजमो और शानो शौकत में निकल गया। अंग्रेज तो लखनऊ में घाट लगाए बैठे हैं, आसपास के इलाके भी अपने कब्जे में कर चुके हैं जनाब। हैदरी खां, क्या धरा है इस राजकाज में? अब लड़ाई झगड़े खून खराबा, इससे tó बेहतर हमारा ये नाच गाना ही ठीक है। कथक नाच की हमने क्या खूबसूरत शैलियां इजाद की। तुमने शायद हमारी बेहतरीन ठुमरियां सुनी नहीं, सुनो कभी। तब आदमी दीन दुनिया से किस तरह बेखबर हो जाता है। हुजूर, खदा माफ हो, लेकिन फिरंगियों को तो दौलत चाहिए, दौलत। एक बार लखनऊ में कब्जा हो जाएगा तो दौलत सीधे उनके हाथों में आने लगेगी। तब फिरंगी ये नहीं देखेंगे कि कहाँ खाने का दाना है और कहाँ अकाल पड़ा है। फिरंगी तो हमारी चमड़ी बेचकर भी दौलत कमा लेंगे जनाब। या खुदा, इन अंग्रेजों का पेट क्या हमारी धन दौलत से ही बढ़ता है? पूरा ब्रिटेन लगता है हिंदुस्तान के रहमो करम पर जी रहा। मलिका ब्रिटानिया हिंदुस्तान नुमाइंदों से ये तो कहती होंगी कि इस बार कितना लूट कर ला रहे हैं। अभी तो ताकत फिरंगियों के हाथ है हुजूर। सुना है इस सूबे के लिए एक नए कमिश्नर की नियुक्ति की गई है। वो बड़ा ही चतुर आदमी है जनाब। हमारे सिपाही जिन्हें तनख्वाह तक दुश्वार हो रही है, उन्हें अपनी सेना में मिलाने की साजिश चल रही है। हुजूर, खता माफ हो, लेकिन फिरंगियों का मानना है कि आप तो नाच गानों में मशगूल रहते हैं। हुकूमत के असली तौर तरीकों को अंजाम नहीं देने से कर की उगाई नहीं कर पा रहे जनाब। फिरंगियों का कला साहित्य संस्कृति से कोई लेना देना नहीं है। उन्हें तो सिर्फ धन से मतलब है, जो कि कर के तौर पर मिलता है। अंग्रेजों की शातिर चालों से बचने का कोई टोटका हो सकता है क्या? इनसे शातिर कौम दुनिया में कोई नहीं है जनाब। बड़े बड़े समुंदर की थाह है, पर इन फिरंगियों के पेट की कोई थाह नहीं। तो फिर यह मुमकिन नहीं कि अंग्रेजों के फंदे से मेरी गर्दन बच सके। मेरा दिल तो इन अंग्रेजों का गुलाम नहीं जिस पर ये हुकूमत करे। हम भी इस पुरानी जमीन के बाशिंदे हैं, कहां तक करेंगे बेदखल। ये हिंदुस्तान तो उनका कभी नहीं होगा। ये हिंदुस्तान तो हमारा है ना, हम हिंदुस्तानियों का।
कराए खुदा कहिए, सुना है कुछ तो उनका। मिसी लगा के सियाही से क्यों डराते हो, मिसी लगा के सियाही से क्यों डराते हो। अंधेरी रातों का हमसे तो माजरा कहिए, सुना है कुछ तो उनका। हजार रातें भी गुजरी यही कहानी हो, हजार रातें भी गुजरी यही कहानी हो। तमाम दीजिए इसको न कुछ सिवा कहिए। वाजिद अली शाह का जमाना था, पूरा का पूरा लखनऊ विलासिता में डूबा हुआ था। छोटे बड़े अमीर गरीब सभी के सभी विलासिता में मदहोश थे। कोई नाच गाने की महफिल सजाता तो कोई अफीम की पीनक में मस्त था। जीवन के हर एक विभाग में लोग हर्षोल्लास से भरपूर थे। शासन विभाग में, साहित्य क्षेत्र में, उद्योग धंधों में, आहार में, व्यवहार में सर्वत्र विलासिता व्याप्त हो रही थी। दुनिया में क्या हो रहा है इसकी न किसी को खबर थी और ना ही फिक्र करने की जरूरत। यहां तक कि भिखारियों को पैसे मिलते तो वो रोटियां लेकर अफीम खाते या शराब पीते। माफ कीजिएगा, शतरंज ताश चौपड़ खेलने से बुद्धि तेज होती है, दिमाग का विकास होता है, पेचीदा मामलों को सुलझाने की आदत पड़ती है। क्यों नवाज साहब? आप लेखक हैं जी। तो जनाब लिखिए, इन पचड़ों में मत पड़िए। ऐसी दलीलें जोर शोर के साथ पेश की जाती हैं और इस तरह के लोगों से दुनिया आज भी खाली नहीं है। इसलिए अगर मिर्जा सज्जाद अली और मीर रोशन अली अपना ज्यादातर वक्त दिमाग तेज करने में लगाते तो किसी को आपत्ति क्या हो सकती थी। हाँ, किसी जमाने में उनके पास लूटी हुई बेहिसाब जागीरें थी, तब नौकरी ऐसी मेहनत कशी करने की कतई फिक्र ना थी। बस घर में बैठे दिन भर गपबाजी करते और नए नए तरीकों की खोज करते। आखिर अब करते भी क्या बेगम साहिबा? या खुदा, अब क्या कहूँ। सुबह सुबह दोनों नाश्ता करके बैठ जाते, अरे मोहरे सज जाते और लड़ाई के दाव पेच होने लगते। मैं तो तंग आ गई हूँ शतरंज से। हाँ। बेगम साहिबा आप देखिए कितना सोच रहे हैं। हर्षा क्या है, इससे दिमाग तेज होता है। क्या खाक तेज होता है? अगर इतना ही दिमाग तेज होता तो फिरंगियों को यहाँ से चलता न करते। अरे एक तो रात दिन ये खटका लगा रहता है कहीं फिरंगी हमला न कर दे, ऊपर से ना मुराद खेल, ना रात का पता ना दिन का, एक दिन जान लेकर छोड़ेगा। हाँ, हो सकता है बेगम साहिबा की मिर्जा साहब के घर में कोई बड़ा बूढ़ा नहीं। हाँ, वैसे मैं भी देख रहा हूँ इन साहबों को तो खबर ही नहीं कि कब सुबह हुई, कब दोपहर और कब शाम। लेकिन बेगम साहिबा अफीम की लत तो नहीं, या फिर उस नचनिया के यहाँ मुजरा सुनने तो नहीं जा रहे। वाह वाह वाह, क्या बात कही है आपने तो। आप लेखक हो ना? तो दूसरों के घर में झांकने का क्या मतलब है? जाइए अपना काम कीजिए, जाइए। अच्छा सुनिए, आप ही ने लिखी नहीं कहानी? तो इसमें कुछ ऐसे पेच डालिए जिससे मेरा कुछ भला हो। अब जाइए यहाँ से। हामिद मियाँ, हामिद मियाँ। जी बेगम साहिबा आया। आदाब। आदाब। प्रेमचंद जी। जी चलिए चलिए। हामिद मियाँ। जी बेगम साहिबा। खाना तैयार हुआ? जी बेगम साहिबा। तो मिर्जा साहब से कहो कि खाना तैयार है। जी बिल्कुल। जनाब। कौन है? अरे जनाब, दूसरों के घर का तमाशा देखेंगे क्या? हुजूर, बेगम साहिबा बुलाती, खाना तैयार। हुजूर खाना तैयार है। बेगम साहिबा को जवाब ही नहीं देते। अरे सर झुकाकर बैठे हैं तो बैठे ही है,
कई बार कहा पर सुनने का नाम ही नहीं लेते। बेगम साहिबा बहुत दिमाग का खेल लगता है, कभी तो हिलने का नाम नहीं लेते। दिमाग का खेल? अरे मैं ही नहीं पढ़ती। अजीज सुनिए, खाना तैयार है, ठंडा हुआ जाता है, जल्दी आ जाइए। आते हैं बेगम। दस्तरखान लगवाइए। हामिद मियां। जी बेगम साहिबा आया। जी उठे कि नहीं? बैठे ही हैं। तौबा तौबा, बड़ा मनूस खेल है। जी बेगम साहिबा, यूं समझो कि घर को तबाह ही कर देता है। खुदा न करे दुश्मन भी इसकी चपेट में आए। अरे आदमी दीन दुनिया तो क्या, खुद के भी काम का नहीं रहता, ना घर का ना घाट का। लाहौर जिला को बहुत बुरा रोगे बे। हामिद हताश होकर खाना वहीं पर रख जाता, मगर ये बात ना थी कि दूसरे लोग भी उनकी हरकतों से खुश हो। घर वालों का तो कहना ही क्या, नौकर चाकर पीठ पीछे जाने कितनी ही बातें करते। अब खबर तो यहाँ तक है कि बेगम साहिबा को इस खेल से इतनी दुश्मनी है कि वो मौका ढूंढ ढूंढ कर पति को लताड़ती। पर मजाल है कि मिर्जा सज्जाद अली कानों में जू भी रंग जाए। बेगम साहिबा को वो मौका बड़ी मुश्किल से मिलता था। कभी कभी बेचारी ढेर सारे ख्वाब लेकर ख्वाबगाह में जाती, तब तक इनाम भरा शतरंज शुरू हो जाता, और जब थक हार कर सो जाती तब कहीं मिर्जा जी कमरे में आते। तब तक बेगम साहिबा का पारा चढ़ चुका होता, अपना सारा का सारा गुस्सा नौकरों पर उतारते। इधर मिर्जा सज्जाद अली किसी चाल में फंस गए थे और झुंझुला रहे थे। हामिद मियां, हामिद मियां। जी हुजूर। घोड़ा बचाइए। हुजूर, अब अगली चाल में मात पक्की। आप हमें बुलाए हैं हुजूर। जी हुजूर, ये तो खाली। हामिद मियां, पानदान खाली। जी हुजूर। इसमें पान की गिलोरियां कौन भरेगा? मैं हुजूर, लेकिन आप खाना खा लेते। खाना किसको खाना है? जी आपको। तो खा लेंगे। लीजिए मीर साहब, हमारा घोड़ा तो बच गया, आप अपना वजीर बचाइए। हामिद मियां। जी हुजूर। वक्त क्या होगा? मात हुई जाती है तो वक्त याद आ रहा है। ओ हुजूर, हम क्या कह रहे थे? अगली चाल में आपकी मात। अच्छा, उठाकर ले जाऊं? बड़े अहमक इंसान हैं यार, इसमें तंबाकू डालो, तंबाकू। गुस्ताखी माफ हुजूर, आप ये इशारों में बात करते हैं, हमें कुछ समझ नहीं आता है। लाते हैं तंबाकू। अब पाएंगे आपके अब्बा हुजूर लाएंगे। वही तो लेने जा रहा था हुजूर, पर हुजूर मोहल्ले की सारी दुकानें तो बंद हो चुकी। एक काम करते हैं, बेगम साहिबा से ले आते हैं। हामिद मियां, हमने पान मांगे हैं, तूफान नहीं। जी। हाँ, पिछली बार जब पान मांगे थे तो पूरा का पूरा पानदान यहाँ दीवान खाने में फेंका गया। अब आपकी खैर नहीं, बेइज्जत हो निकलने से बेहतर है कि अपने मकान का रास्ता पकड़ लें। मात हुई जाती है तो पीठ दिखा के भाग रहे हैं मीर साहब। जी, क्या फरमाया आपने? जी वजह फरमाया हमने। हम पीठ दिखाने वालों में से नहीं है। ये देख रहे हैं ना, इससे कई दुश्मनों के छक्के छुड़ाए। अमान मीर साहब, छक्कों को वाजिद अली शाह क्या रहने दीजिए, आप बैठिए, फिर चाल आगे बढ़ाइए। मैं तो तंग आ गया हूँ इस खेल से। अरे कई दफा हुक्का चौकस करो, पान दो, इलायची लाओ, खाना गर्म करके लगा के ले जाओ, ठंडा हो तो उठा कर ले आओ। अब फिर से पान मांगे। क्या पान मांगे? जी हाँ। रात के 2 बजे? जी हाँ। उनसे कहो खुदा पर ले जाएं। हम पहले भी 2 बार कह चुके हैं। तो 5 बार और कहने में कोई हर्जा है? हर बार कहते हैं आते हैं बाजी खेल कर। तो खाने की फुर्सत नहीं है? जब भी पूछो कहते हैं आ रहे हैं, पहले पान ले आओ। तो एक काम करो, खाना जाकर उनके सर पर पटक दो, खुद खाएं चाहे कुत्ते को खिलाएं, चाहे मीर साहब अपने साथ लपेट कर ले जाएं। जी, पर बेगम साहिबा हम कैसे कह सकते हैं? मर मरदूद, तू भी बड़ी तरफदारी करने लगा है। अच्छा एक बात बता जी, मीर साहब के जाने का कोई अंदाजा लगता है? हाँ, बीच में उठे तो थे, लेकिन मिर्जा साहब ने हाथ पकड़ कर फिर बिठा लिया। अब कुछ समझ नहीं आता, बैठे हैं तो बैठे ही हैं। ठीक है, जब ये मनूस खेल खत्म हो ना तो बताना, ऐसा ना हो टहलते उस नचनिया के कोठे पे जा पहुंचे। जा, पहले ही बड़ी मुश्किल से उस नचनिया से पीछा छूटा है, अब ये मनूस खेल बीच में आ गया। उनको अपने पति से उतना मलाला था जितना मीर साहब से। उन्होंने उनका नाम मीर बिगाड़ू रख छोड़ा। मीर बिगाड़ू, मीर बिगाड़ू। मिर्जा सज्जाद अली अपनी सफाई से बचने के लिए सारा का सारा इल्जाम मीर साहब के सर पे थोप देते। एक दिन बेगम साहिबा के सिर में दर्द होने लगा। मीर साहब किसी चाल में फंस गए थे,
सोच रहे थे कि मिर्जा साहब यहाँ से टरकें और बाजी में उलटफेर कर दें। वैसे उलटफेर की तैयारी और कोई भी कर रहा है। लॉर्ड डलहौजी, जो लखनऊ में निगाहें गड़ाए हुए, उसने नए रेजिडेंट उटरम साहब के पास एक खुफिया पैगाम भिजवाया। खबर तो यहां तक है कि उटरम साहब अपनी पूरी की पूरी फौज के साथ अवध पर धावा बोलने वाला है। काश ये अमीरजादे शतरंज के बजाय मुल्क बचाने की सोच। आज अंदर बहुत खामोशी है मियाँ। तूफान से पहले की है। मिर्जा साहब अंदर कुछ तो गड़बड़ है। हाँ, बिल्ली होगी। आपको क्या करना है? आप अपनी चाल देखिए। शहर। हामिद मियाँ। जी बेगम साहब आया। जी सर में दर्द है। जी समझ गए। हुजूर सर में दर्द है। तो क्या तेरा सिर दाबे? मेरे नहीं, बेगम साहिबा के। हकीम के पास ले जाओ। अम्मा मिर्जा साहब देख भी आइए ना, बेचारी परेशान हो रही होंगी। जा चला क्यों ना जाऊं? दो चालों में मात हुई जाती है। आप उससे बचना चाहते हैं? क्यों? आप सिर पर सवार रहोगे या जाओगे भी? जी हुजूर। हुजूर, हुजूर, बेगम साहिबा ने बुलावा भेजा है। चलिए बाजी खत्म करके आते हैं। हुजूर, बेगम साहिबा आंखों से गोले बरसा रही। हुजूर, उनके सर में दर्द है। आते हैं। दौड़, जल्दी कर, अभी बुला कर ला। हालात खराब हो रहे हैं मिर्जा, मुझे चलना चाहिए। बुला रही हैं हुजूर। अरे तो कह दो ना, आते हैं फिर ये बुला रही है क्या लगता है? चलो भागो यहाँ से। मीर साहब, आप अपनी चाल चलिए। अच्छी चाल आपकी बिगड़ी और झुंझला मुझ पर है। मिर्जा साहब से कहो कि हकीम के यहाँ से सर दर्द की दवा लेकर आए। जा। जी हुजूर, बेगम साहिबा फरमाती हैं कि आप हकीम के यहाँ से दवा लेकर आए। हुजूर, वो बहुत गुस्सा हो रही थी, पूरा चेहरा लाल हो रहा था। कह रही थी या मेरे सर में दर्द हो रखा है, उन्हें शतरंज खेलने से फुर्सत ही नहीं है। जी हुजूर, समझ गया। उनसे कहो हकीम के यहाँ से दवा लेकर आए, वरना वो आप ही चली जाएंगी। जी जा। जी मिर्जा जी, बड़ी दिलचस्प बाजी फंसी है। हाँ, बस दो चालों में आपकी मात हो जाती है। ना ना ना, आपकी होने वाली है। चनान खाने से फिर बुलावा आया। यहाँ तो मात होनी है और अंदर भी मात के आसार है। जी हाँ हुजूर, बहुत गुस्सा हो रही, पूरा घर सर पर उठा रखा है उन्होंने। ऐसे का सिद्ध है कि जरा सब्र नहीं होता। जी तो जाकर सुनी आइए ना, औरतें नाजुक तबीयत की होती हैं। शायद कोई और मामला हो। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। चला क्यों ना जाऊं? आपके दो चालों में मात हो जाती है। आप इससे बचना चाहते हैं। हम यहाँ से हटे और आपने मोहरे की जगह बदली। क्यों? जनाब, इस भरोसे ना रहिएगा। हाँ, वो चाल सोची है कि आपके मोहरे धरे के धरे रह जाए और मात हो जाए। लेकिन फिर भी आप जाइए और सुनाइए। खामखा बेचारी का दिल आप दुखाएं और कसूरवार हमें ठहराया जाए। बेचारी, अब मैं ये मात करके ही जाऊंगा। खबरदार से जाने के लिए कहा तो। खुदा कसम मैं खेलूंगा ही नहीं जो आप उनका हाल सुन के ना आएंगे। सच मानिए, मैं दम साधे आपके आने का इंतजार करूंगा। जाइए, दवा दारू का इंतजाम कराइए। क्या खास दवा दारू का इंतजाम करना है मीर साहब? सिरदर्द कुछ नहीं है, मुझे परेशान करने का बहाना है बस। मियाँ, कुछ भी हो, उनकी खातिरदारी तो करनी ही पड़ेगी। मियाँ, हरम में ऐसे ही अजब बहाने से बुलाया जाता है। आपको भी ऐसे बुलाया जाता है? अजी, हमारी ऐसी किस्मत कहाँ, हम तो यहीं पड़े रहते हैं। हाँ तो चलिए, चाल फिर मैं एक चाल हो जाए। कतई नहीं मियाँ, फिक्र मत करिए। बिसात पर ये सुल्तान सिपाही सलार सब अपने अपने खानों में रहेंगे, गुलामों की तरह। मीर साहब, एक बात बताइए, आपकी बेगम के सिर में भी दर्द होता है? हाय, हमारी ऐसी किस्मत कहाँ। उन्हें तो एक अरसे से सरदर्द ही नहीं हुआ। एक जमाना था जनाब, जब कभी हम दोस्तों के साथ गप्पाजी में अटके होते, तब अक्सर उनके सिर में दर्द होता और हमें बीच महफिल से उठकर उनकी खातिरदारी के लिए जाना पड़ता था।
हाय क्या दिन थे वो भी। मिर्जा साहब, मुझे इस सिर दर्द का मतलब अच्छी तरह से मालूम। छोड़िए छोड़िए, आप अपने किस्से को छोड़िए। आप मुझे उकसाना चाहते हैं, हम यहाँ से उठें और आप मोहरे की जगह बदलें। मीर साहब, मैं ये बात करके ही जाऊंगा, बेगम तो घर की हैं, जाएंगी कहाँ? हरगिज नहीं, जब तक आप सुनना आएंगे मैं मोहरे को हाथ ना लगाऊंगा। गुंजाए दिल खिले जो चाहो तुम। बेगम, सुना है आपकी तबीयत कुछ नासाज है। तुम्हें निगोड़ी शतरंज जितनी प्यारी है, चाहे कोई मर ही जाए पर उठने का नाम नहीं लेते। इतना लापरवाह कोई तुम जैसा आदमी हो। हाँ? क्या कहूँ बेगम, मीर साहब मानते ही ना थे। बड़े मुश्किल से पीछा छुड़ा कर आया हूँ, जब तक हाथ पकड़ कर बैठा लेते हैं। आप कोई बच्चे तो है नहीं, मना कर देते। मेरा तो दिल भर गया है आपकी इस दुनिया से। अगर आपका ख्याल ना होता तो खुदा कसम मैं तो कब का जहर खा लेती। सच? क्या कहा? अभी दीवानी हुई हो? अभी तुम्हारी उम्र क्या है जो जहर खाने लगी? देखिए बेगम, वो दोस्त हैं, जब तब आ जाते हैं तो मजबूरी में बैठना पड़ता है। तो कितनी बार बोला, बेगम बुला रही हैं, बेगम बुला रही हैं, लेकिन कहते हैं ये बात ही खेल जाओ। बेगम तो घर की हैं, जाएंगी कहाँ? क्या कहा? जैसा वो खुद आवारा और आलसी है वैसे सबको समझता है। उनके भी बाल बच्चे हैं, सबका सफाया कर डाला। हाँ? अरे बेगम, बड़ा लती आदमी है, बस जब तक आ जाता है तो बैठना पड़ता है, वरना हम तुम्हारे पास से कभी ना उठते। बेगम, दुत्कार क्यों नहीं देते? आप कहे तो उनके पीछे कुत्ते छोड़ दूं? ऐसा कदर न करना बेगम, भाई वो बराबरी के आदमी हैं, उम्र में दर्जे में कोई 2-4 उंगल छोटे होंगे, इज्जत तो करना पड़ती है। तो मैं ही दुत्कार देती हूँ, बुरा मान जाए तो मान जाए मेरी बला से। कौन किसकी रोटियां चला देता है? रानी रूठेगी फिर भी अपना सुहाग बचाएगी, अंग्रेज नाराज हो जाए तो कैसे पीछे पीछे भागते फिरते हैं। बीवी की नाराजगी अपनी बला से। मैं तो दिन भर घर में कौआ हकनी की तरह बैठी रहती हूँ। आपको कोई ख्याल है या नहीं? बेगम, बेगम सुनिए सुनिए बेगम, क्या कर रही हैं आप? तो इतना गजब ना करिए, बाहर मीर साहब बैठे, बस सुन लेंगे। अच्छा देखिए, हम तो पूरी तरह से तुम्हारे हैं। अच्छा, शादी करो। अब शादी क्या करना है? क्या करना है बताइए। क्या सब बताइए। उधर देखो, अरे उधर ऊपर, अरे वहां आसमान में देखो ना। आज देखो आसमान चौधरी के चांद से कैसा रोशन है, समा कितना सुहाना लग रहा है ना। वहां शतरंज की बाजी फंसी है, चांद की पड़ी। क्या कहा? बड़ी है मोहब्बत, हमारी बड़ी है। हमने आपको एक मोहब्बत की पहुंची भेजी थी, पहुंची आप तक पहुंची। जो पहुंची आपने भेजी थी ना, वो पहुंची मुझ तक पहुंची, लेकिन वो पहुंची कि पहुंचे तक नहीं पहुंची। अरे नहाने में यूं पहुंची कि हाथ से उतार के रखी पहुंची। इतने में कोई कमबख्त पहुंची, उठा के ले गई पहुंची। ना वो पहुंचे तुम तक पहुंची, ना वो हम तक पहुंची। इतने में तुम्हारी निगोड़ी है शतरंज बीच में आ पहुंची। शतरंज, शतरंज, बेगम शतरंज से याद आया, बाहर मीर साहब बैठे हैं, शतरंज की बाजी लगी है, राजा फौज के सामने खड़ा है। बेगम, यहाँ खुद की रानी हलकान हुई जा रही है, उससे शतरंज की फिक्र सता रही है इन्हें। सुनिए तो, अभी हम मीर बिलाल को यहाँ से चलता ना किया ना, तो मेरा नाम भी सुल्ताना नहीं। बेगम, हामिद मियां। नहीं बेगम, हामिद मियां। बेगम साहब आया। जाते हैं हकीम क्या? सीधे सीधे जाते हैं या नहीं? हम भी कह रहे थे। हामिद मियां जी,
बाहर से जाके जरा शतरंज तो खिलाना और मीर साहब से भी कह देना कि मियाँ अब न खेलेंगे, आप तशरीफ ले जाइए। अरे बेगम ऐसा गजब ना करना, क्या उसे बेइज्जत करना चाहती हूँ? ए हमें ठहरो। जाने क्यों नहीं देते? मेरा ही खून क्यों जो से रोका तो? अच्छा उसे रोका, अब मुझे रोको तो जानू। अरे शतरंज के चक्कर में यहाँ पड़े रहते, उनको तो ये तक नहीं मालूम कि उनकी बेगम कहाँ और किस किस से लगी रहती। किससे? कहाँ? हमें तो कुछ मालूम ही नहीं। और नहीं तो क्या, अरे उनकी बेगम के सारा लखनऊ जानता है। नामुराद शतरंज से पीछा छूटे तो पता चले ना कि दुनिया में क्या चल रहा है। ठहर हामिद, मैं ही देखती हूँ। खुदा के लिए बेगम, तुम्हें हजरत हुसैन की कसम। अजी मिर्जा साहब कहाँ रह गए? अब तो मैं मीर बिगाड़ू को देख ही लेती पड़ी। मेरी लाश पर से होकर जाना होगा बेगम। बेगम मान जाइए ना, खुदा कसम उन्हें नहीं बुलाएंगे। मानिए तो सुनिए, रुकिए। अरे बेगम सुनिए आप, देखिए हुजूर बेगम साहिबा आ रही है। लेकिन बेगम ने एक ना माने। मीर साहब ने दो एक मोहरे इधर उधर कर दिए और अपनी सफाई से बचने के लिए बाहर टहल रहे। तब तक बेगम साहिबा दीवान खाने के दरवाजे पर जा पहुंची। भीतर जागा, किस्मत से कमरा खाली था। फिर क्या था, सारी की सारी बाजी उलट दी। कुछ मोहरे तख्त के नीचे फेंक दिए और कुछ बाहर, और जिस रफ्तार से आई थी उसी रफ्तार से वापस भी हो गई। मीर साहब दरवाजे पर थे ही, कुछ मोहरे बाहर आते देखे, चूड़ी हुई खनक भी काटने पड़ी। बड़ाम से दरवाजा बंद हुआ तो समझ गए कि बेगम साहिबा बिगड़ गई हैं, तो चुपके से अपने घर की तरफ बढ़ ली। बेगम आपने गजब कर दिया। ना ना, अभी उतना गजब नहीं किया, लेकिन अब की बार मीर बिगाड़ियां दिखाई दिए ना तो खड़े खड़े निकलवा दूंगी। इतनी लौ खुदा से लगाते तो वली हो जाते। हाँ? आप तो दिन भर शतरंज खेले और मैं चूल्हे चौके में अपना सिर खपाऊं। जाते हो हकीम के यहाँ या अभी भी कोई हर्जा है? नहीं। क्या कहा? कोई हर्जा नहीं है, जाते हैं। ये देख 6, फिर देखना फिर 6 आएंगे। चल चल। ये देख फिर से 6। अरे ये तो सरासर बेईमानी। खुद को शकुनी समझते हो क्या? कल भी मुर्गे की लड़ाई में बेईमानी की थी, वरना मेरा शेर बच्चा ही जीता। क्या कहा? शेर? अबे वो गधे का बच्चा है। तूने मुझे गधा कहा? हाँ हाँ, तेरा मुर्गा गधे का बच्चा। देखना अब कि मेरे मुर्गे से इसके मुर्गे की गर्दन ना मरोड़ी तो मेरा नाम बदल देना चाह। अच्छा, अब उस गधे के लिए तेरा नाम बदल दूं? तूने मेरे मुर्गे को लड़ाई करना छोड़ो हर। वैसे भी मीर मिर्जा के कारण मजे करने का वक्त मिलता नहीं। शतरंज ने पूरा खेल चौपट करके रखा है। सही कहा यार, अब तक दिन भर पड़े पड़े मक्खियां मारा करते थे। घर में कोई आए कोई जाए, उनसे कोई मतलब ना कर। अब तो 8 पहर की इनकी धौस हो गई, जब चाहे तब बुला ले। अरे कभी पान लाओ कभी मिठाई लाओ, भैया किसी ना किसी का हुक्म होता ही रहता है। और हुक्का तो किसी प्रेमी के दिल की तरह लगातार जलते रहता है, जब तक जाकर हुक्का भरते रहो। दिमाग खराब करके रखा है जनाब। मियाँ की शतरंज तो हमारे जी का जंजाल हो गई। दिन भर दौड़ते दौड़ते पैर में छाले पड़ गए। और क्या, ये भी कोई खेल है कि सुबह को बैठी तो शाम कर दी? अरे घड़ी आग घड़ी दिल बेलाव के लिए खेल लेना बहुत है। खैर हमें कोई शिकायत नहीं, हुजूर के गुलाम है, जो हुक्म होगा वो तो बजा ही लेंगे। लेकिन एक बात है, ये खेल बहुत मनहूस है, इसको खेलने वाला कभी पनपता नहीं। अरे भैया घर में कोई ना कोई आफत जरूर आ जाती है। भाई यहाँ तक कि एक के पीछे एक मोहल्ले तबाह होते देखे गए। अब तो सारे मोहल्ले में इनके इस पागलपन के चर्चे हैं। अपने आका की बुराई सुन सुन कर रंज होता है, मगर क्या कर सकते हैं। अरे अब तो बेगम साहिबा खुद भी ये खेल पसंद नहीं करती, हालांकि कुछ रोज पहले तक बड़ा पसंद था। इससे ही मीर साहब के पर निकले और तभी तो आफत अब घर में है, मगर अब कर भी क्या सकते हैं। सही कहा भैया, पर कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। क्या हो रहा है? अरे वो नहीं आएगा, तुम लोग खेलो यार। आइए।
बामुलायजा होशियार खुदाबंद नवाबों के नवाब लखनऊ और अवध की शान हजरत खालिद अबुल मंसूर नासिर अदीन बादशाह आदिल कैसर जमान आर्धा सुल्तान आलम मोहम्मद वाजिद अली शाह बहादुर तशरीफ ला रहे हैं। आइए। आज होली के त्योहार के दिन ये बेरंग का माहौल क्यों है? हुजूर, आज तो गम का दिन है ना, मुहर्रम, तो होली कैसे मना सकते हैं? हाँ, आज होली और मुहर्रम एक साथ। गम तो हम मना चुके, लेकिन खुशियां मनाने का भी तो वक्त है। आज हम सब मिलकर होली खेलें। जी। काहे करो बरजोरी, शामों से काहे करो बरजोरी, शामों से काहे करो बरजोरी। मैं ना खेलूंगी, मैं ना खेलूंगी तो संग होली, मैं ना खेलूंगी तो संग होली, शामों से काहे करो बरजोरी, शामों से काहे करो बरजोरी। मैं ना खेलूंगी तो संग होली, मैं ना खेलूंगी तो संग होली, शामों से काहे करो बरजोरी, शामों से काहे करो बरजोरी, शामों से काहे करो बरजोरी। बस सिताबो जान, अब कुछ सुनने का दिल नहीं चाहता। क्या हुआ जाफना, मुझसे कोई खता हो गई? नहीं सिताबो, अब जिस तरह अंग्रेज गाना बाजे बजाकर गाते नाचते हैं, अब वही करना पड़ेगा, तभी ये फिरंगी खुश होगी। तो क्या अंग्रेजों का गीत गाऊं? ये खत आया, हम पर नाच गाने में लिप्त रहने का इल्जाम लगा है। ये काम तो वो भी करती है। ओह, तो अब हमें अंग्रेजों की तरह का नाच गाना करना पड़ेगा। हरगिज नहीं, हम अपनी परंपराओं को किसी भी वजह से नहीं छोड़ेंगे। हुजूर, जो अंग्रेजों का दुश्मन है वो हारता है, इसलिए उनसे दुश्मनी ना मोल लें। फिर भी इस नाचीज की जाए इस मुल्क के लिए हरदम निसार है। हुजूर, अगर हम आपको फिरंगियों से मुकाबला करने की सलाह दे तो? बादशाह के घर पैदा होकर तख्त ताज का मालिक होकर भी इन अंग्रेजों को गुलाम रहा। ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि झगड़े की सूरत में सल्तनत हाथ से चली जाएगी। इनकार करने पर जानी तब के लड़ाई लड़नी चाहिए। ऐसा लगता है इनके पीछे पूरी ब्रितानी सरकार की ताकत, उससे तो वही बादशाह मेरे आय का भला नहीं कर सकता, तो उसकी तकलीफों में इजाफा क्यों करें? ये गुलामी मेरे परदादा के वक्त से है, मैं भी मौज मस्ती में रहा। या खुदा बंदे करीम, या रहीम मुझ पर रहम कर। फिर ये तेरा हम इस एहतनामे पर दस्तखत नहीं करेंगे। हुजूर आला, रेजिडेंट के वजीर साहब तशरीफ लाए हैं। हैदरी खान, आप एक बेहतरीन इंसान और आज़ाद। ये खत लॉर्ड साहब ने क्या क्या नहीं लिख दिया?
मुझसे क्या खता हुई है हुजूर आला? खत में लिखा है, हमारी सल्तनत में भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी फैली हुई है। इसमें हमारे अधिकारी और कर्मचारी शामिल हैं। हम पर अय्याश होने का लांछन लगाया गया। खैर, हमारी बात छोड़ो, बाकियों पर तो तुम्हारी जिम्मेदारी थी। हुजूर, मैं इस सल्तनत का पुराना नमकवार हूँ। खुदा गवाह है, मेरी नीयत साफ है। मौका देख कई दफा आपको बताने की भी कोशिश की थी, पर क्या हैदरी खां? गवर्नर जनरल लिखते हैं, भ्रष्ट अफसरों और जागीरदारों पर हमारा वश न होने से सारा का सारा टैक्स इनकी जेब में जा रहा है। हमारी सल्तनत भ्रष्टाचार और कुशासन के नाम से जानी जा रही है। खत इस फिरंगी के मुंह पर मार के नहीं दिया तुमने। हुजूर, ये यहीं की पैदाइश है। हिंदुस्तानी बखूबी जानता है जनाब, इसीलिए लाट साहब ने बिचौलिया बनाकर भेजा है। अरे वाह, आप तो हिंदुस्तानी। नहीं, मैं ब्रितानी हूँ। हम महारानी का हुक्म मानते हैं और यहाँ की नौकरी पूरी होने के बाद मुझे वहीं वापस जाना है। क्यों? आप तो यहाँ की पैदाइश, आपको अपनी जमीन से मोहब्बत नहीं। देखिए, मेरे पुरखे अरब से, मैं ऐसी जमीन पर पैदा हुआ और ये जमीन हमें दिलोजान से ज्यादा अजीज है। हम तो लौटने की बात नहीं करते। इसी जमीन पर हम पैदा हुए हैं और इसी जमीन पर हमारी कब्र भी होगी। इन बेमतलब की बातों से रेजिडेंट साहब का कोई सरोकार नहीं। मुझे रेजिडेंट साहब से जो हुक्म मिला है उसकी तामील करनी है और आपको इस एग्रीमेंट की शर्त को मानकर इस पर दस्तखत करने हैं। हम आप लोगों की बातों पर एतबार कैसे करें कि हुकूमत सीधे आपके हाथ देने के बाद आप रियायत पर जुल्म नहीं करेंगे? अंग्रेजों की कितनी वादा खिलाफियां जब जाहिर है। आपको आपकी पेंशन बराबर मिलती रहेगी। ये राजमहल, ये सल्तनत जो मेरे पुरखों ने मुझे बख्शी है, हमारे यहाँ कलाकार शिल्पकार सब है। उनकी देखरेख कौन करेगा? रियायत का होगा क्या? हिज एक्सीलेंसी, अगर आप मानने से इनकार करते हैं तो ध्यान रखिए, अंग्रेजी फौज यहाँ से कुछ ही मील दूर है, गोमती के उस पार। और फिर जरा सोचिए, एक बार फौज शहर में दाखिल हो गई तो कितना खून खराबा होगा। प्रेसिडेंट साहब, इसका हम लोग क्या करेगा? ये कौन खरीदेगा? मौत जिंदगी खुदा के हाथ में। वक्त की किसी को खबर नहीं। हम आपसे इंतजार कर रहे हैं कि लाट साहब से आप हमारी सिफारिश करें। देखिए, हमारे पुरखे हमेशा से कंपनी सरकार की वफादार रही। अपने रियाया की बेहतरी के लिए हम इस एहतनामे पर दस्तखत नहीं करेंगे। दरो दीवार पे हसरत से नजर करते हैं, खुश रहो अहले वतन, हम तो सफर करते हैं। अहले जौहर को वतन में रहने देता अगर फलक, अहले जौहर को वतन में रहने देता अगर फलक, लाल क्यों इस रंग से बदकशाता छोड़ कर, अहले जौहर को वतन में रहने देता अगर फलक।
अभी वो तो नहीं आ गया? जाओ भी। हाँ हाँ जाते हैं, फिर आते भी हैं। या अल्लाह। मिर्जा घर से निकले तो हकीम के यहाँ ना जाकर मीर साहब के घर जा पहुंचे और सारा किस्सा कह सुनाया। मीर साहब की बेगम साहिबा किसी अज्ञात कारण कांटा लगा। काटा लगा। हाँ तो मैं कह रहा था, मीर साहब की बेगम साहिबा किसी अज्ञात कारण से मीर साहब से घर से दूर रहना उपयुक्त समझती थी, इसलिए वो उनके शतरंज प्रेम की कभी आलोचना ना करती, बल्कि जब देर हो जाती तो याद दिला देती। मीर साहब को ये भ्रम हो गया था कि मेरी स्त्री अत्यंत विनयशील और गंभीर है। आइए बेटा साहब, आइए आइए। ये है हमारा दीवान खाना। बहुत खूब। लेकिन जब शतरंज की बिसात बिछने लगी और मीर साहब दिन भर घर में रहने लगे तो बेगम साहिबा को बड़ा कष्ट होने लगा। उनकी स्वाधीनता में बाधा पड़ गई थी। बेचारी ढेर सारे ख्वाब लेकर दरवाजे पर झांकने को तरस जाती। उधर नौकरों में कानाफूसी होने लगी। मोहल्ले में 2-4 पुराने जमाने के लोग थे, आपस में तरह तरह की अमंगल कल्पनाएं करने लगे। अब खैरियत नहीं। जब रईसों का ये हाल है तो मुल्क का तो खुदा ही हाफिज है। यहाँ की बादशाहत शतरंज के हाथों ही तबाह होगी। आसार बुरे हैं। मैंने तो जब मोहरे बाहर आते देखे तभी ताड़ गया, फौरन भागा। बड़ी गुस्सेवार मालूम होती हैं, मगर आपने उन्हें यूं सिर चढ़ा रखा है, ये मुनासिब नहीं। उन्हें इससे क्या मतलब कि आप घर से बाहर क्या करते हैं? अजी घर में इंतजाम करना आपका काम है, दूसरी बातों से उन्हें क्या असर होगा? खैर छोड़िए, आप ये बताइए कि शतरंज कहाँ खेली? अजी इतना बड़ा घर पड़ा, बस यहीं जमाते। लीजिए, बिछ गया। लेकिन बेगम को कैसे मनाऊंगा? इसका क्या गम? भाई घर में बैठक होती थी तो इतना बड़बड़ाती थी, अब यहाँ आपके यहाँ बैठक होगी तो चिंता ना छोड़ेगी। अजी बकने भी दीजिए, 2-4 रोज में अपने आप ठीक हो जाएंगी। हाँ आप इतना कीजिए कि आज से जरा तन कर रही है। आइए बैठिए। मैं तो समझी थी कि मामला 1-2 दिन का है, लेकिन ये लोग तो यहीं जमे हुए हैं। सवेरे से शाम हो गई, लेकिन दोनों हिलने का नाम तक नहीं लेते। कहीं शक तो नहीं हो गया? अरे इतनी अक्ल कहाँ है इनमें? शतरंज के अलावा कुछ सोचेंगे तब ना। अब क्या करें? ठीक है, एक ऐसा तरीका है मेरे पास कि घर में जमे रहने का नाम नहीं लेंगे। अभी तो तुम जाओ, मियाँ कभी भी उठकर चले आते हैं। अरे नहीं आ सकते। शतरंज की बिसात एक बार बिछ गई तो रात दिन का होश कहाँ रहता है? अच्छा तो चलो छुपा-छुपाई खेलते हैं। ओ नहीं, छत पे चले, पतंग उड़ाते हैं और दूसरों की पतंग काटने में अलग ही मजा आता है। वाह वाह, मीर साहब की पतंग तो तुम काट ही चुके हो। अब कहीं कोई और पतंग नजर तो नहीं आ रही? खैर छोड़ो, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ, पहले उधर देखो। क्या लाए हो, दिखा भी दो। अरे रुको भी, जल्दी दिखाओ। अरे रुको भी। अरे ये कहाँ से ले आए तुम? अंग्रेजों से छीन के, और क्या? वाह वाह वाह, क्या मिले हो तुम, वरना मेरा वक्त तो काटे नहीं कटता। इतनी देर हो गई हमें खेलते हुए, हमारी बेगम की कहीं आवाज आई? अपनी बेगम को दबा कर रखिए। घर में ही है ना? हाँ है ना। एक राज की बात बताओ। हाँ बताइए। जब कभी हमें आपके यहाँ आने में देरी होती तो वह हमें याद दिलाती, मीर साहब क्या शतरंज खेलने नहीं जाएंगे? मिर्जा साहब परेशान हो रहे हो। बाकायदा इत्र फुलेल छिड़क कर घर से रुखसत करती और ये पूछना तो बिल्कुल नहीं भूलती, मीर साहब कितनी देर से लौटेंगे? और जब देर रात लौटते हैं तो हमारा सिर दबाती है कि हमें गहरी नींद आ जाए। आपको क्या मालूम कि उनकी बेगम किस कसम हम सच कह रहे हैं। साहब, आपकी बेगम के हंसने की आवाज आ रही है। वो हम घर में है ना इसलिए हंस रही हैं। जरूर हमें लेकर कोई मंसूबे बना रही होंगी। क्या हुआ बेगम, क्यों इतना हंस रही हैं? कुछ नहीं, वो सड़क पर है ना भालू का खेल दिखाया जा रहा है। हमारी बेगम खुश रहने की वजह
ढूंढी लेती हैं जनाब। ये लीजिए, अपना घोड़ा बचाइए। हाँ, क्यों नहीं क्यों नहीं क्यों नहीं। खुश? भोंको ना। मीर साहब, कुत्ते से भौंकने की आवाज आ रही है। अभी तो भालू के खेल हो रहे थे, अब कुत्ता भी पाल रखा है। वाह। वो गली का कुत्ता है, हमारी बेगम जब तक खाना दे देती है तो आ जाता है। कम से कम दिल तो लगा रहता है बेचारी का। हाँ जी जी, क्यों नहीं दिल। ये शह, आप शह से बचने की चाल सोचिए, हम बेगम से मिला। जी जरूर। आप मेरे झुमरुआ, मेरा प्यारा प्यारा कुत्ता। बेमुरव्वत हो, बेवफा हो तुम। या अल्लाह, शायद यही आ रहे हैं। अपने मतलब के आशिना हो तुम। ये सब क्या है बेगम? वो कुत्ता है। वो तो हम भी देख रहे हैं, पर ये अभी बाप ने बोला। घबरा गया है बेचारा, इसलिए हमने अपना जान को याद किया। कुत्ते ने? बादशाह की फौज जो ढूंढ रही है। कुत्ते को? फिरंगियों का हमला होने वाला है ना, बादशाह घबरा गए हैं। तो क्या बादशाह ने कुत्तों की भर्ती शुरू कर दी? हाँ, अब लखनऊ के लोग पतंगबाजी, मुर्गेबाजी, शतरंजबाजी में लगे हैं, तो ये बेचारा कुत्ता ही बचाना। अब कम से कम इसमें शतरंज को तो ना घसीटो बेगम। खैर, कुत्ते से फुर्सत मिले तो दीवान खाने में पान भिजवा दीजिएगा। बेगम, हाँ? पान याद से। जी। चलो आँख में चली खेलते हैं। आ मेरे हम जोलिया, खेले आँख में चोलिया। हो मैं नहीं नहीं। बड़े बुरे आसार हैं मिर्जा साहब। क्यों, क्या बात है मीर साहब, बड़े फिक्रमंद लग रहे हैं। अजी, फौज में जबरिया भर्ती हो रही। हाँ, तो होती रहे, हम क्यों फिक्रमंद रहे। अजी, कहीं यहाँ भी ना धमकी। आपको पता है, कुत्तों तक को नहीं छोड़ा जा रहा। कुत्तों की भर्ती? हाँ। आपका दिमाग तो ठिकाने पर है। हमारी बेगम ने बताया। आपकी बेगम से आप सिर में रोगन बादाम तेल की मालिश करवा लीजिए। खुदा कसम, हम सच कह रहे हैं। आपकी बेगम ने आपको चरका दिया मीर साहब, तो सुनिए, फिर से उनके हंसने की आवाज आ रही है। बात तो सही है, मैं यूं गया मिर्जा साहब, वो यूं आया। जी। हो मैं नहीं नहीं, मैं आजा। ये क्या जनाब? घबरा गया है बेचारा, इसलिए ऐसे उलझुल हरकत कर रहा है। पर आप जनाब हैं कौन? कौन? ये अपने वो असलम मामू जान है ना, उनका भांजा है। हमें तो याद नहीं आता कि हमारे कोई असलम मामू जान है ना, आपके नहीं, मेरे मायके के वो मुंह बोले निकाही अब्बू जान है ना, उनके दूर के दोस्त के मामू जान का मुंह बोला दूर का भांजा है। ये दूर के भांजे हमारे ख्वाबगाह में क्या कर रहे हैं? घबरा गया है बेचारा। वो तो हम भी देख रहे हैं। वो क्या है ना कि अब मैं आपको क्या बताऊं। वो क्या है ना मामूजान, बादशाह की फौज पीछे पड़ी है, लोगों की जबरिया भर्ती हो रही है, जबरिया। तो कुत्ता बने घूमोगे, और भी जगह है छुपने की। वो क्या है ना मामूजान, मैं घबरा गया था। और फिर कुत्ते को कौन पकड़ता? मीर साहब कहाँ रह गए? अजी आते हैं। सुनिए साहब जाते, अब तक तो बादशाह की फौज निकल चुकी होगी। आप एक काम करिए, दीवान खाने के पीछे के रास्ते से निकल जाइए। आइए मेरे साथ। इनसे मिलिए, ये है हमारी बेगम के मायके के दूर के मामू के भांजे। बादशाह की फौज में भर्ती से बचने के लिए कुत्ते के भेष में हमारे ख्वाबगाह में छुपे थे, घबरा गए हैं बेचारे। आपको क्या मालूम कि उनकी बेगम कहाँ और किस से लगी हैं? आदाब। कुत्ता। आदाब। अरे वाह, शतरंज का खेल खेला जा रहा है। तुम इस खेल को जानते हो? हाँ, अंग्रेजी तरीके से। इस खेल पर भी अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया। ये अंग्रेजी तरीका कौन सा है जनाब? अंग्रेजी तरीके से वजीर रानी कहलाता है। प्यादा पहली बार 2 घर चल सकता है, 2। कैसे? ऐसे। और ये रानी को शेर। अच्छा मामूजान, मैं चलता हूँ।
दरवाजा इधर है मियाँ। अब मामू जान बच के रहना, बादशाह की फौज पीछे पड़ी है, आप लोगों को भी पकड़ा जा सकता है। हा 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 आदाब। हाँ 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 आदाब। आ लीजिए मीर साहब, अब आपके सफेद और हमारे लाल। चल चलिए अंग्रेजी तरीके से। तो यहाँ खड़े हैं हमारी सफेद फौज के सफेद बादशाह। और ये लाल अंग्रेज। लॉर्ड साहब डलहौजी का वजीर हमला करने वाला है, बादशाह बचाइए। हाँ बादशाह तो बचाना ही होगा, वरना हम शौकीनों के सरताज बादशाह गए तो खेल खाते। बादशाह जाए तो जाए, हम तो बच रहेंगे शायद। सही तो है। अवध पर अंग्रेज 100 साल पहले कब्जा कर चुके हैं। अब हालात ये हैं कि राज्य में हाहाकार मचा हुआ, प्रजा दिन दहाड़े लूटी जा रही, कोई फरियाद सुनने वाला नहीं। देहातों की सारी दौलत लखनऊ में खिंची आती और वो भांडों में, अय्याशियों में और बेजा चीजों में खर्च हो रही थी। एक दिन दोनों मित्र शतरंज के दलदल में गोते खा रहे, मीर की बाजी कमजोर थी। तभी बादशाही फौज का एक अफसर मीर साहब का नाम पूछता हुआ घोड़े पर सवार होकर वहां आ पहुंचा। यह अफसर और कोई नहीं, वही आशिक, निगाही अब्बा के दूर के मार दूर के मामू के दूर के भांजे साहब थे। कौन? अरे जनाब, अरे हटिए यार। हुजूर हुजूर हुजूर, वो हवेली में। लगता है फिर से सर में दर्द उठाया। आप वो आइए मिर्जा साहब। हामिद मियाँ। जी हुजूर। अब बेगम के सिर पे कौन सा पहाड़ टूट पड़ा? बेगम के सर पर कोई पहाड़ नहीं टूट पड़ा, आप दोनों के सर पे पहाड़ टूट पड़ा। वहाँ बादशाही फौज का अफसर आप दोनों को ढूंढता हुआ हवेली में आ पहुंचा था। मिर्जा के घर में? जी हाँ। या अल्लाह, लेकिन क्यों? फौज में भर्ती के लिए हुजूर। लेकिन पता किसने बता दिया? बेगम साहिबा ने। कह रही थी अच्छा है, कम से कम शतरंज से छुटकारा तो मिलेगा और मुल्क के लिए लड़ेंगे दोनों। आज जाकर कह दो हम लोग घर पर नहीं हैं। मीर साहब घर में है? हुजूर ये वही बादशाही फौज का अफसर है। आवाज तो जानी पहचानी लगती है। ये कौन सी नई बला सिर पर आ? ये तलबी क्यों हुई है जनाब? हुजूर फौज में भर्ती के लिए। तो कह दो जाकर हम दोनों घर पर नहीं हैं। जी। हुजूर दोनों घर में नहीं है। क्या घर में नहीं है तो कहाँ है? मुझे क्या पता, क्या काम है? काम तुझे क्या बताऊंगा, दरबार में तलबी है, शायद फौज के लिए कुछ सिपाही मांगे गए। अरे जागीरदार है कि जिंदगी, मोर्चे पे जाना पड़ेगा तो आटे दाल का भाव मालूम पड़ जाएगा इन्हें। अच्छा जाओ कह दिया जाएगा। कहने की बात नहीं है, कल मैं खुद आऊंगा। दरबार से हुक्म हुआ, अंग्रेज मुल्क पे मोर्चा लगा बैठे और इन्हें शतरंज से फुर्सत नहीं। चल अपना काम कर। हुजूर हुजूर गाली गलौज पर उतर आया था, बड़ी मान मनोबल की, तब कहीं जाकर टला और कल फिर आने का कह गया कमबख्त। कहिए जनाब, अब क्या होगा? आफत है और क्या? कहीं मेरी भी तलबी ना हो जाए। कमबख्त कल फिर आने का कह गया। मुसीबत है, अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चे पर जाना पड़ा तो बेमौत मारे जाएंगे। बस यही एक तरीका है कि घर पर मिलो ही नहीं। मैंने तो यहाँ तक सुना है कि अंग्रेजों ने जगह जगह पलटनों के पहरे बिठा दिए और ये बादशाह के फौजी अफसर पुराने शाही खानदानी आदमियों की भर्ती करने में लगे। अल्लाह, तो हमारी ख्याल नहीं, आखिर हम खानदानी लड़ाका जुट है। कभी म्यान से तलवार निकाली भी है मियाँ? अंदर कर लो। आमिर मियाँ। जी जी हुजूर, मैं समझ गया, मुझे भागना है। मीर साहब जरा नौकरों के सामने हिसाब किताब से रहा। जी लड़ाई में जाना पड़ेगा ना तो आटे दाल का भाव पता चल जाएगा। ज्यादा बहादुरी ठीक नहीं। एक काम करते हैं, कल से गोमती के किनारे पुरानी मस्जिद में मामला जमाते हैं और वहां किसे खबर होगी, हजरत आकर आप लौट जाएंगे। वल्लाह वल्लाह वल्लाह, क्या तरकीब सूझी है। इसके अलावा और कोई रास्ता भी नहीं था। तुमने भी क्या खूब बेवकूफ बनाया इन लोगों को। ऐसे गाँव दियो चुटकियों में नचाता हूँ, चुटकियों में। अरे इनकी सारी अक्ल और हिम्मत तो शतरंज ने चल ली, अब भूल कभी कभी घर पे नहीं रहेंगे। यहाँ बेगम साहिबा। क्या जी? जरा
पोटली में चना, चबेना, हुक्का, तलवार वगैरह वगैरह बनवा दीजिए। क्यों, आप कहीं बाहर जा रहे हैं? जी हाँ, हम शहर के बाहर जा रहे हैं। वाह वाह, क्यों नहीं क्यों नहीं। मेरा मतलब है कि आप घर में रहते ही कितना है। आपके होने से कम ये घर भरा भरा तो लगता है। खुदा किसी का अकेला न करे। अरे हाय, क्यों रुला रही हैं बेगम? कसम से अब आपका दुख देखा नहीं जा रहा। तो ठीक है, तो रुक जाते हैं। क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा फिरंगियों से लड़ते लड़ते जान ही तो जाएगी ना। अरे अरे अरे, ऐसा कसम न करना। मेरा मतलब है कि कुछ दिन के लिए घूम फिर कर आ जाना, तब तक ये मामला भी टल जाएगा। हमारी किसी न किसी मांग में आपकी नाक में दम रहता और हमें की बैठक में ही जमे रहते। अरे हाय, बस एक बार फिरंगियों वाला मामला टल जाए तो सब पूरी कर देंगे। मीर साहब कहाँ रह गए? अजी आते हैं। अरे बिल्कुल बचने की आवाज आ रही है, जल्दी से छिप जाओ। इतना चिल्ला क्यों रही है बेगम? हमें तो सुनाई नहीं आई। या अल्लाह, हमने सुनी थी। नहीं बेगम, सुनाई नहीं आई। अच्छा तो रुक जाइए ना। मीर साहब, क्या फौज के आने का इंतजार है? अजी आते हैं। रुक जाइए ना। बेगम साहिबा, बाहर मिर्जा साहब इंतजार कर रहे हैं। हो मैं आजा। देखा कितनी ज़हीन है हमारी बेगम, हमें छोड़ ही नहीं रही थी। दम दमे में दम नहीं। खैर वाह, दम दमे में दम नहीं, जान की। दम दमे में दम नहीं, खैर मांगो जान की। ऐ ज़फ़र ठंडी हुई शमशीर हिंदुस्तान की। दम दमे में दम नहीं, खैर मांगो जान की। गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की। गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की। तब तो लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। एक दिन दोनों मित्र मुंह अंधेरे घर से निकल खड़े होते। हामिद भी उनके पीछे पीछे, हाथ में दरी, हुक्का, डिब्बे में पानी की लोरियां भरे। गोमती नदी के उस पार पुरानी मस्जिद में जा पहुंचते। रास्ते में चिलम मदरिया ले लेते और दरी बिछा हुक्का भरकर शतरंज खेलने बैठ जाते। फिर इन दोनों को दुनिया की जरा भी फिक्र न रहता। देश में राजनीतिक दशा भयंकर होती जा रही। चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ। लोग अपने बच्चों को लेकर देहातों में भाग रहे थे, लेकिन दोनों नवाबों को इसकी जरा भी फिक्र न रही। एक दिन दोनों मित्र खंडर में बैठे शतरंज खेल रहे थे। मीर की बाजी कमजोर थी। मिर्जा साहब उन्हें मात पर मात दिए जा रहे। हुजूर, हुजूर, टीले के उस पार से फरंगियों की पलटन आती दिखाई दी है। शायद लखनऊ पे कब्जा जमाने आई। हुजूर, अंग्रेजी फौजें आ रही। खुदा खैर करे मिर्जा साहब। आने दीजिए, ये शह है, शह बचिए। तो खाना भी है। कोई 5000 आदमी होंगे। कैसे कैसे जवान है, सबके लाल बंदरों जैसे मुंह। जरा देखना चाहिए। यहीं आड़ में खड़े हो जाए। मिर्जा देख लीजिएगा, इतनी जल्दी क्या है? बस शह है, शह बचिए। सब लाल लाल कपड़ों में, सबके लाल बंदरों जैसे मुंह है हुजूर। उनकी तो सूरत देखकर ही खौफ मालूम होता है। बहाने नहीं, बहाने मत कीजिए मीर साहब, ये चल के किसी और को दीजिए। शह है, शह बचिए। हुजूर, लखनऊ को चारों ओर से घेरते जा रहे हैं। लोग यहाँ वहाँ भाग रहे हैं हुजूर। अब मात पक्की समझो। आप भी अजीब किस्म के आदमी। यहाँ पूरा शहर आफत से घिरा और आपको शह देने की सोचिए। हुजूर, हुजूर, फ्रंकी बादशाही माल असबाब, हर्बी हथियार सब कुछ लूट कर लिए जा रहे हैं। हामिद मियां, जी हुजूर। माल असबाब किसका लूटा गया? बादशाह का। हर्बे हथियार किसके लूटे गए? बादशाह के। तो आपके पेट में क्यों दर्द है? अजी उस पर क्यों पिघल रहे हैं? कुछ इसकी भी खबर है कि यदि पूरा शहर घिर गया तो घर कैसे चलेंगे? जब घर जाने का वक्त आएगा तब देखा जाएगा। आप बैठिए और चाय चलिए। हुजूर, फिरंगी फौज आगे बढ़ गई है, अब दिखाई नहीं दे रही। फौज निकल गई? मिर्जा साहब,
इस बाजी को रहने देते हैं, एक नई बाजी हो जाए। मीर साहब, हमारे खुद की अपनी जागीरें हैं, हम कभी किसी के नौकर नहीं हुए। मान लीजिए अगर अंग्रेजों की चाकरी करना पड़ी तो? अजी अंग्रेजों को सिर्फ माल गुजारी से मतलब है, वो हम रियाया से वसूल कर पहुंचा देंगे। हाँ, बादशाह को तो बेवकूफ बना दिया करते थे, लेकिन ये अंग्रेज इतनी आसानी से कायदे में नहीं आए। हाँ तो ठीक है मीर साहब, अब ये बताइए कि आज खाने का इंतजाम कैसे हो? अजी आज तो रोजा रख लीजिए, क्या आपको ज्यादा भूख मालूम होती है, जबकि पूरा का पूरा शहर फिरंगियों से घिरा हुआ है। नहीं, अब भूख नहीं, पता नहीं शहर के क्या हाल होंगे। अब भूख क्या, तो सुख चैन भी हराम है। अजी शहर का कुछ ना हो रहा होगा, लोग खाना खाकर आराम से सो रहे होंगे, हुजूर नवाब साहब भी ऐशकार में होंगे, सड़क शराबियों के हवाले होगी और कहीं कहीं गलियों में घुंघरुओं की आवाज आ जाती होगी। फिर दोनों शतरंजबाज जो खेलने बैठे 3 बज गए। 4 बजे बज ही रहा था कि फौज वापसी का बिगुल बज उठा। यह आवाज बहुत दूर होती जा रही है। ये कैसी आवाज? एक ही लय गति से आती हुई धम धम की आवाज। यह आवाज किसी फौज को जीतकर कूच करने वाली ढोल की आवाज। वाजिद अली शाह पकड़ लिए गए हैं, सेना उन्हें अनजान जगह लिए जा रही है। कोई भी बाशिंदा जू चपड़ ना करे, घर रजाई ओढ़कर सोया करे, वरना वो भी नवाब साहब के साथ चलने को तैयार रहे। फिर शहर में ना कोई हलचल थी, न मारकाट, एक बूंद खून तक नहीं गिरा था। आज तक किसी भी आजाद राजा की हार इतनी खामोशी से बिना खून बहे ना हुई होगी। आवाज थी तो सिर्फ बिगुल की और नगाड़ों की। ये वो अहिंसा ना थी जिस पर देवगण प्रसन्न होते हैं, ये वो कायरपन था जिस पर बड़े से बड़े कायर भी आंसू बहाते हैं। अवध के विशाल राज्य का नवाब बंदी चला जाता था और लखनऊ ऐश की नींद में मस्त था। ये राजनीतिक अधःपतन की चरम सीमा थी। हुजूर, हुजूर, बादशाह को जा रही, वो बादशाह को लिए जा रहे, फिरंगी फौज वापस जा रही है हुजूर। हामिद मियां जी, ये तलवार लेके कहाँ जा रहे हैं? मैं फिरंगियों से लड़ने जा रहा हूँ हुजूर। अकेले लड़ लोगे? जी हाँ, आज मैं अकेला हूँ हुजूर, पर कल तो 100 साथ होंगे ना। खता माफ हुजूर, मैं अभी आता हूँ। हामिद मियां ठहरिए, हामिद मियां। मीर साहब ये ढोल की आवाज सुन रहे हैं आप? जी इन आवाजों से हमें क्या लेना देना, ढोल किसी दंगल कबड्डी की मुनादी का होगा। जी नहीं मीर साहब, मुहिम जीतकर कूच करने वाली फौज के आगे इसी तरीके का ढोल बजता है। बात को समझिए मीर साहब, जालिमों ने वाजिद अली शाह को कैद कर लिया है। होगा, ये लीजिए शहर। नहीं, इस वक्त तबीयत नहीं लगती, बेचारे वाजिद अली शाह खून के आंसू रोते होंगे। रोया ही चाहे, ये ऐश वहां कहाँ नसीब होंगे। आप तो चाल चलिए जनाब। सभी के दिन एक से नहीं होते मीर साहब, कितना दर्दनाक हाल है। हाँ वो तो है ही, अब की बच नहीं सकते जनाब आप। हाय बेचारे वाजिद अली शाह। अजीब, पहले अपने नवाब को तो बचाइए, फिर नवाब साहब की सोचिएगा। ये आपको शहर तो है ही है और मात भी है। लाइए हाथ, आइए। अब नवाब साहब के मातम में एक मर्सिया और कह रहा है। बादशाह को लिए हुए सेना सामने से निकल गई। हार की चोट बुरी होती। एक बार फिर से दोनों ने बाजी बिछा ली। शाम हो गई, चमगादड़ों ने चीखना शुरू कर दिया। चिड़ियाएं अपने अपने घोंसलों में जा चुकी, पर दोनों खिलाड़ी डटे हुए थे, मानो दो खून के प्यासे सूरमा आपस में लड़ रहे हों। मिर्जा की बाजी कमजोर थी, 3 बाजी हार चुके थे।
चौथी बाजी का रंग भी अच्छा ना था। हर बार दृढ़ संकल्प के साथ बाजी बिछाते, लेकिन एक ना एक ऐसी चाल आ फंसती कि सारी की सारी बाजी खराब हो जाती। उधर मीर साहब मारे उमंग के गजले गाते, चुटकियां लेते, जैसे कोई मुराद पूरी हो गई। हार की झेप को मिटाने के लिए मिर्जा साहब दांत पर दांत देते। हर बार हार के साथ प्रतिकार की भावना भी उग्र होती जाती, यहां तक कि मिर्जा साहब बात बेबात पर झुंझुलाने लगे। साकी की नजर, साकी का करम, हुई 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 हुई, 100 बार हुई, 100 ये क्या किया आपने? ये आप मोहरे को हाथ क्यों लगाते हैं? आपने एक बार चाल चल दी तो फिर मोहरे को दोबारा हाथ क्यों लगाते हैं? जब तक आपको चाल ना सूझे आप मोहरे को हाथ ना लगाएं। ये क्या हुआ? एक चाल चली और फिर से मोहरा बदल दिया। अरे एक एक चाल चलने में आपको आधा घंटे का वक्त लगता है। इसकी सनद है आपको? जिसे 5 मिनट से ज्यादा का वक्त लगे उसकी मात समझी जाना चाहिए। फिर आप छू रहे हैं मोहरे को। मोहरा उसी घर में रख दीजिए जहां रखा था। देखिए आपका घोड़ा पिटता था। जी मैंने हाथ से मोहरा छोड़े कब जो मेरा घोड़ा पिट जाए? आप उन्हें कयामत तक ना छोड़े, जो चाल नहीं होगी। घोड़ा पिटते देखा तो धांधली करने लगे। जी धांधली आप करते हैं, हार जीत तकदीर से होती है, धांधली करने से कोई नहीं जीतता। हाँ तो इस चांस में तो आपकी मात हो गई। आप जल्दी से रख दीजिए, घोड़ा वहीं जा रखा था। मेरी बात क्यों होने लगी? मैं नहीं रखता। अरे क्यों ना रखिएगा, आपको रखना होगा। चले हैं शतरंज खेलने। खानदान में किसी ने शतरंज खेली होगी तो इसके कायदे पता होते। वो तो खास सीला करते थे। रियासत और चीज है, जागीरें मिल जाने से कोई रईस नहीं हो जाता। क्या कहा आपने? खास छीला करते थे? अच्छी खास आपके अब्बा जान छीलते होंगे। यहाँ तो पीढ़ियों से बादशाह के खानदान में हम शतरंज खेलते आ रहे। अरे जाइए जाइए, गाज़ीउद्दीन हैदर गया बावर्ची का काम करते, उम्र गुजर गई, चले हैं रईस बनने। रईस बनना कोई दिल लगी नहीं है। क्यों अपने बुजुर्गों के मुंह में कालिक लगाते हो? वही काम करते होंगे बावर्ची का। यहाँ तो बादशाह के दस्तरखान पर खाना खाते आ रहे हैं। चला चिरकुटे, बड़बड़ कर बात न कर। घर में बीवी संभलती नहीं है, कुत्ते भालू न जाने क्या क्या पाल रखे हैं। पता नहीं कौन छुपा इनके भेष में। देखिए जुबान संभालिए, मैं ऐसी बातें सुनने और सुनाने का आदी नहीं हूँ। किसी ने आग दिखाई कि आंख निकाली, है हौसला। हौसला 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 देखना चाहते हैं तो आइए, हो जाए दो हाथ, इधर या उधर। तो यहाँ भी कौन दबने वाला है तुमसे? दोनों दोस्तों ने कमर से तलवारें निकाल ली। दोनों विलासी थे पर काया न। दोनों में राजनीतिक भावों का पतन हो गया। देश के लिए, हुकूमत के लिए, बादशाह के लिए क्यों मरते? दोनों में व्यक्तिगत वीरता का अभाव न था। दोनों जख्म खाकर गिरे और दोनों ने वहीं तड़प तड़प कर अपनी जानें दे दी। अपने गुलाम मुल्क और बादशाह के लिए जिनकी आंखों से एक बूंद आंसू न निकला, उन्हीं दोनों ने शतरंज के वजीर की हिफाजत में अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी। अंधेरा हो चला, बाजी बिछी रह गई। दोनों बादशाह अपने अपने सिंहासन में बैठे इन दोनों बहादुरों की मौत पर आंसू बहा रहे थे। चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ। खंडर की टूटी हुई मेहराबें, गिरी हुई दीवारें और धूल धुसरित मीनारें इन लाशों को देखती और सिर धुनती। अवध के 10वें और आखिरी नवाब वाजिद अली शाह, इनके शासन के 9वें साल में अंग्रेजों ने बड़े शांतिपूर्ण तरीके से अवध पर कब्जा कर लिया। 11 फरवरी 1856 को
अवध को कंपनी सरकार में मिला लिए जाने की घोषणा की गई। बाबुल मोरा 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 नहीं हर छोटो ही जा बाबुल मोरा 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 नहीं हर छोटो ही जा चार कहार में मोरी डोलिया उठा चार कहार में मोरी डोलिया उठा मोरा अपना बेगाना छोटो ही जा बाबुल मोरा 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 नहीं हर छोटो ही जा आंगना तो पर्वत भयो देहरी भई विदेश आंगना तो पर्वत भयो देहरी भई विदेश जाए बाबुल घर अपनों मैं चली पिया के है बाबुल मोरा 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 नहीं हरे छोटो ही जा शेर दर्शकों से निवेदन है कुछ पल और हमारे साथ रहिए। मंच पर उपस्थित सभी कलाकार और मंच से परे सभी कलाकार एवं निदेशक श्री दिनेश नायक कृपया मंच पर आए। सभी कलाकारों का एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। दिनेश नायक जी की निवेदन है कृपया अपने सभी कलाकारों का परिचय करवा दें। नायक जी। म्यूजिक डायरेक्टर आदित्य सिंह और
कथक डांस डायरेक्टर हेमा जी, हाँ आइए प्लीज। डांस डायरेक्टर सपना, अंकिता, श्रेया, हम लोग थे आयुष, अभिषेक, स्पर्श, अभिषेक, रजत, मोहित, हर्ष, पवित्र, अनुलेख, अधीशा नायक, दीपक, तुम्हारा नाम? हाँ दीपक, दीपक, हामिद, विकास शर्मा, आयुषी गारवे, प्रेरणा मिश्रा, अरे लाइट में है मैनुल, आ जाओ मैनुल सिद्दीकी, आओ आओ, ये तुम लाइट में थे ना इसीलिए वीडियो में। प्रिया उदेनिया, अनूप शर्मा, स्कंद मिश्रा, प्रेमचंद जी का, अरे ये विशाल चतुर्वेदी थे जो मैं भारत भवन के स्टाफ और भारत भवन को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने ये नाटक हमें यहाँ करने का मौका दिया, और थैंक्स टू ऑल ऑडियंस। अंग्रेज से ही नहीं था। सतीश शर्मा, भूलना ही चाहते हैं हम अंग्रेजों को। थैंक यू वेरी मच अगेन। रंगमंडल भारत भवन का आयोजन विशेष नाट्य प्रस्तुति रंग माध्यम नाट्य संस्था भोपाल के कलाकार